हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक। आज फिर से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन मानसून एंड एल नीनो इफेक्ट। देखिए, मेन हेडिंग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने वहाँ थोड़ी सी जानकारी दी थी कि एल नीनो जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। आप लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझेंगे। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। उद्देश्य है आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट ही समझा देना। तो पहले हमें जानना होगा भारतीय मानसून क्या, किसे हम मानसून कहेंगे और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स। तो इनमें 4 कारक मुख्य होंगे, यानी कि हम जब कभी भी अगले वीडियोस में मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो उस टाइम इन चारों फैक्टर्स को हमें देखना होगा। लेकिन आज हम भारतीय मानसून पर एल नीनो वाटर करंट के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम केवल 2 फैक्टर्स को यहाँ स्टडी करेंगे और ये होंगे थर्मल इफेक्ट यानी कि तापीय प्रभाव, और एक होगा एल नीनो वाटर करंट। आना क्या है मानसून, होता क्या है मानसून, इसे अभी समझते हैं। पहले इसी को देखते हैं कि मानसून आखिर होता क्या है। हम यहां से देखें, डायग्राम को मैंने इसीलिए पहले बना दिया था क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगता है और समझना है आपको ठीक से। देखिए, ये कर्क रेखा, इन्हें धीरे धीरे समझेंगे। ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ये है जो 22 दिसंबर मैंने जहां लिखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ये 3 रेखाओं के सामने, 3 लाइंस के सामने मैंने डेट भी लिखी है। सारी चीजें देखिए धीरे समझिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन डिफिकल्ट रहेगा नहीं जब हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोग बस यहीं से जुड़ाव रहना चाहिए पूरा। देखिए कितना अच्छे से समझ में आएगा। तो 21 जून मेरा ये लिखने का मतलब है कि सन की परपेंडिकुलर रेज कहाँ होंगी, सन की परपेंडिकुलर रेज कहाँ होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कब होंगी, 21 जून को होंगी। इसके बाद 22 जून को ही सन की परपेंडिकुलर रेज थोड़ी नीचे, 23 जून को और नीचे, और ऐसे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को सन की परपेंडिकुलर रेज, फिर से मैंने सन को यहां दिखा दिया है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि सन नहीं जाएगा कहीं भी, हम घूम के जा रहे होंगे, पृथ्वी घूम रही होगी, और पृथ्वी के अलग अलग भाग सूरज के सामने जो आएंगे उन पर, उन डेट्स में सन की परपेंडिकुलर रेज यानी कि लंबवत किरणें होंगी। इस कॉन्सेप्ट को भी बड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि इतनी बात आप लोग जान रहे होंगे। तो देखिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर से 23 सितंबर को सूरज की लंबवत किरणें कहाँ होंगी, इक्वेटर पर होंगी। हाई टेम्परेचर वहां उन सब जगहों पर होगा जहां सूरज की लंबवत किरणें होंगी, और उन सब जगहों पर टेम्परेचर कम होता जाता है जितनी तिरछी होती जाती हैं। तो अब 23 सितंबर को इक्वेटर पर हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहां होगा, इक्वेटर पर होगा। लेकिन सितंबर के बाद भी अभी भी दक्षिण की तरफ या साउथवार्ड सन की परपेंडिकुलर रेज की शिफ्टिंग हो रही होगी, तो इक्वेटर पार होगा। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को सन की परपेंडिकुलर रेज कहां होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होंगी। ठीक है, क्योंकि इस साइकिल को जानना जरूरी है। इसके बाद फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को फिर से इक्वेटर पर, और अप्रैल, मई, जून।
21 जून को फिर से सन की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होंगी। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सन की सूरज की लंबवत किरणें जहां भी होंगी वहां का ताप अधिक होगा, वहां का ताप अधिक होगा। अब दूसरी चीज और समझें, ये है मैंने लिखा है 30 से 35 डिग्री 1335 नॉर्थ, ऐसे ही 30 to 35 साउथ। ये हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एक ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, अब याद रखना है इस बात को कि सूरज की लंबवत किरणें यदि इक्वेटर पर हैं, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो ये पेटियां यानी कि उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियां दोनों गोलार्धों की अपनी अपनी जगह पर ही होंगी, अपनी जगह पर ही होंगी जहां अब हम शो कर रहे हैं ये व्हाइट कलर से। लेकिन अगर सूरज की लंबवत किरणें शिफ्ट होती हैं नॉर्थवर्ड, तो पेटियां भी, ये पेटी भी थोड़ी ऊपर शिफ्ट होगी और ये पेटी भी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होगी, ये नहीं भूलना है, बेहद जरूरी है। तो ये पेटी खिसक करके कहां आ गई, यहां, और ऐसे ही ये पेटी भी कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हाई प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट, सारी बेल्ट जो हैं इनकी शिफ्टिंग हो रही होती है सूरज की लंबवत किरणों के साथ साथ। अब देखें, इन पेटियों को मैं बताना क्यों चाहता था। होता क्या है कि जब सूरज की लंबवत किरणें इक्वेटर पर, तो ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर की बन करके चल रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स ये चल रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स भी इधर से आ रही हैं। सन की परपेंडिकुलर रेज कहाँ है, इक्वेटर पर है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है और यहां तक आते आते ये ऊपर उठ जाती हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं। तो ये कब है, जबकि सूरज की लंबवत किरणें कहाँ हैं, इक्वेटर पर हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की लंबवत किरणें इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई हैं, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून की तरफ हम चल रहे हैं, तो क्या होगा कि बेल्ट की शिफ्टिंग होगी, और बेल्ट की शिफ्टिंग होगी तो अब ट्रेड विंड यहां से बन करके चल रही होगी, इस नई बेल्ट से जो शिफ्ट होकर के है, तो यही ट्रेड विंड। और अब यही मैं जवाब दे देता हूं, मानसून अपने आप में क्या है। यही ट्रेड विंड्स हैं, यही ट्रेड विंड्स हैं। भारतीय मानसून की बात कर रहा हूं, हालांकि कहीं के भी मानसून के लिए ऐसे ही लागू होगा, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होंगी। लेकिन आज हम भारतीय मानसून को देख रहे हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स जब इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेकर के आगे बढ़ रही होती हैं भारत की तरफ, तो इन आने वाली पवनों को, यानी कि नमी लेकर के आने वाली ट्रेड विंड्स जो सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं, यही है मानसून, यही है अपने आप में मानसून। और मानसून है तो ये पर्वतों से टकराएगा, जहां जहां पर्वत होंगे, ये मैंने वेस्टर्न घाट को दिखाया है, वेस्टर्न घाट से टकराएगा तो ऊपर उठेंगी ये पवनें, इनके पास मॉइस्चर है, ऊपर उठेंगी तो नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग, सामान्य ताप ह्रास दर के अनुसार लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो ऊपर उठते उठते टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। यही है मानसूनी वर्षा। और ये ब्रांचेज ऐसे जब हम पढ़ रहे होंगे आगे तो बताएंगे कि ये ब्रांचेज कैसे कैसे आगे जाएंगी, हिमालय से टकराएंगी, बीच बीच में बारिश कराएंगी, कितने कितने सेंटीमीटर कहां कहां बारिश होगी, ये पूरा डिटेल में होगा। लेकिन हमें डिरेल नहीं होना है, हमें तो एल नीनो से कनेक्ट करना है।
और दूसरा एक सवाल और मन में आना चाहिए सबके कि मानसून समर सीजन में ही क्यों आता है, विंटर में नहीं आता। अगर कोई कंफ्यूज है तो ध्यान रखिएगा, विंटर सीजन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेनफॉल हो रही होती है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और लौटते हुए मानसून से इधर होती है। माना कि उस टाइम थोड़ा विंटर की तरह पहुंच रहे होते हैं, लेकिन तमिलनाडु में हो रही होती है तो वो लौटता मानसून होता है, लेकिन उत्तर भारत में तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। तो मानसून जो भारत में आता है वो समर सीजन में ही आता है, और क्यों आता है यही चीज जाननी है। और फिर उसे एल नीनो डिस्टर्ब कैसे करती है, तो हम लोग ये बताए अभी। हम लोगों ने अभी जाना कि मानसून अपने आप में क्या है, तो ट्रेड विंड्स हैं जिनके पास मॉइस्चर है। मॉइस्चर कहां से मिला है, मॉइस्चर कहां से मिला है, हिंद महासागर से मिला है। हिंद महासागर में इतना मॉइस्चर कहां से आ गया, क्योंकि पानी तो है ही। और 21 मार्च को सूरज की लंबवत किरणें कहां थी, इक्वेटर पर थी। खूब टेम्परेचर यहां का बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो मॉइस्चर तो यहां है ही और सदा ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब सन की परपेंडिकुलर रेज, यही इसे नहीं भूलना है, परपेंडिकुलर रेज में बार बार कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट मन में बसाना ही पड़ेगा, और ये आपको क्लाइमेटोलॉजी पूरा सब में बहुत काम देगा। तो 21 मार्च वो डेट है जब मानसून तैयार होकर के, यानी कि ऑनसेट हो गया, शुरू हो गया। तो अब 21 मार्च के बाद, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून या मई के लास्ट में भी या मिड मई में भी सूरज की लंबवत किरणें ना यहां सही तो यहां तो होंगी ही। और ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के लिए भी अब ज्यादा तिरछी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, थार डेजर्ट अन्य भागों से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म हुआ क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर इसका जब बढ़ गया है, क्योंकि शुष्क है इसलिए ज्यादा गर्म हुआ है। और ये थार डेजर्ट से मैं कन्वेक्शनली उठती हुई विंड्स को दिखा रहा हूं। ये एरो देख रहे हैं आप, ये मैं शो कर रहा हूं कि यहां से गर्म होकर के हवा ऊपर उठ रही है, संवहन हो रहा है। इधर ये थार डेजर्ट जो मैंने, सॉरी, तिब्बत का पठार जो थोड़ा सा शो किया है यहां, ये भी गर्म हुआ है कुछ हद तक। उत्तर भारत का मैदान भी कुछ हद तक गर्म हुआ है। या सीधी सीधी एक बात हम जान सकते हैं कि मई लास्ट और जून में थार मरुस्थल, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तिब्बत का पठार, ये सारे भाग ही बहुत तेज गर्म हो चुके होते हैं, क्योंकि सन की लंबवत किरणें इस टाइम कर्क रेखा के पास में हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में हैं, और इन्हीं से टेम्परेचर बढ़ा है। तब देखिए ये विंड क्या, एयर ऊपर उठ रही है, ऊपर एयर उठेगी तो क्या होगा, यहां का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, तो यहां के वायुमंडल को तो यही ऊपर पुश कर रही हैं, ऊपर धकेल रही हैं। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपको कि वायुमंडल को जब नीचे से उठती हुई हवा ऊपर उठाएगी तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ध्यान दें, यही मानसून बुलाएगा। अभी ये वायुमंडलीय दाब जो कम हुआ, यही मानसून को बुलाएगा और तेजी से। तो ये हाई टेम्परेचर होने से वायुमंडलीय दाब कम हुआ, यानी कि ताप बढ़ा तो दाब कम हुआ, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ताप और दाब। तो ताप बढ़ा तो दाब घटा। और यहां देखें तो पानी है, और पानी है तो उतना गर्म नहीं होगा, और उतना गर्म नहीं होगा तो इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में तो ठंडा है, और ठंडा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां थोड़ा ज्यादा है। और बड़ी सीधी सी बात है
कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है। फर्क किस बात का पड़ता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दो स्थानों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टॉर्म आएगा, बहुत तेज तूफान आएगा। लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही विंड चलनी है। अगर अंतर थोड़ा कम है तो स्टॉर्म नहीं आएगा लेकिन विंड चलेगी। और अगर प्रेशर बहुत ही कम है, दोनों में अगर कंपेयर करें और प्रेशर का अंतर बहुत कम है तो चलते हैं समीर, तो चलती हैं ब्रीजेस। अब यहां देख लें तो यहां बहुत बड़ा अंतर तो नहीं हो सकता। हाँ, अंतर जरूर है। इधर प्रेशर हाई है क्योंकि वाटर है, इधर प्रेशर लो है क्योंकि गर्म हो गया है। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चल रही होती है, या हम ये कह सकते हैं गर्म होते हुए थार मरुस्थल ने वो दशाएं बना दी कि इधर प्रेशर लो करा दिया, और प्रेशर लो हुआ तो आने वाली ट्रेड विंड और तेजी से आ रही होंगी, और ट्रेड विंड और तेजी से आएंगी तो जहां जहां भी माउंटेन्स मिलेंगे, अवरोध मिलेंगे, वहां तेजी से टकराएंगी, तेजी से टकराएंगी तो तेजी से ही ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेशन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल। लेकिन यहां सोचिए, यहां आप सोचिए कि अगर कोई एजेंसी हम ऐसी लगा दें कि यहां प्रेशर तो लो है, ये खींच रहा है ट्रेड विंड्स को, ये इन हवाओं को आने के लिए बाध्य कर रहा है या बुला रहा है, या पुलिंग फोर्स है यहां। लेकिन हमने अगर एक एजेंसी, अभी मन में ऐसा रखना, एक एजेंसी ऐसी कोई डेवलप करा दी या हो जाती है अपने से कि जो इधर भी टेम्परेचर बढ़ा दे, सेम टाइम पर ही इधर भी टेम्परेचर बढ़ा दे। ध्यान देंगे, एल नीनो लाने वाला हूं बहुत जल्द। यहां भी टेम्परेचर बढ़ जाए, यहां भी टेम्परेचर बढ़ा है, यहां तो बढ़ा है इसलिए टेम्परेचर क्योंकि सन की परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। लेकिन यहां का जो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता था वाटर होने के कारण, यहां का टेम्परेचर भी अगर किसी एजेंसी द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो यहां भी बढ़ा है, यहां भी बढ़ा है। तो जब टेम्परेचर में अंतर ही बहुत कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी अंतर बहुत कम हुआ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर कम हुआ तो चलने वाली विंड्स अब धीरे चलेगी। हिंद महासागर को पार करके जो विंड आ रही है भारत की तरफ, इनकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो धीरे टकराएंगी, माउंटेन से धीरे टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी भी धीरे, क्योंकि एजेंसी तो यही है कि स्पीड ज्यादा हो तभी तो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगी तो टेम्परेचर लो होना है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि अब अगर अंतर कम है तो स्पीड ही कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो ऊपर उठने वाली विंड की क्वांटिटी कम हो गई, और कम हो गई तो बारिश कम हो गई, और मानसून आया तो पूरे भारत में गया, लेकिन ऊपर उठने की दर कम है क्योंकि टेम्परेचर इधर भी बढ़ेगा, अभी बढ़ा नहीं है, एल नीनो लाएंगे पहले। तो जब ऐसा होगा तो मानसून तो आएगा लेकिन बारिश कम कराएगा, बारिश कम कराएगा। तो एल नीनो जब जब चलेगी भारतीय मानसून को प्रभावित करेगी, और प्रभावित क्या करेगी, बल्कि भारतीय मानसून उतने अच्छे से बारिश नहीं करा पाएगा जितने से कराता था। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे जो मतलब का मानसून होता है या ट्रेड विंड्स होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं के बीच वाली ट्रेड विंड्स ही हमारा इफेक्टिव मानसून होता है। अगर 60 से ज्यादा है
तो आने वाली ट्रेड विंड ऐसे पार होकर के, इसे राइट एंगल पर जरूर घूमना है। फेरल के रूल के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी विंड्स अपने राइट हैंड टर्न होती हैं, घूमती हैं। तो यहां अगर आएगी तो वो ऐसे घूम जाएगी और भारत के नीचे से निकल जाएगी, तो हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए जो इफेक्टिव मानसून होगा वो 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ट्रेड विंड पार कर रही होंगी वही हमारा मानसून होगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैप को, उस पर और क्लियर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एल नीनो को ही लाएंगे। लेकिन एक बात थोड़ा सा मैं और भी यहाँ क्लियर कर दूं कोई डाउट ना रहे, यहाँ अभी भी इक्वेटोरियल वाटर करंट चल रही है, हिंद महासागर वाली। हमने पहले इसीलिए वाटर करंट्स को पढ़ाया था और मुझे एल नीनो तो बतानी थी जरूर, भारतीय मानसून से मुझे जोड़ना भी था, इसलिए मैंने पहले ये सारी चीजें बताई थी आपको। और अभी भी मैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून पढ़ाऊंगा एक दिन, चारों फैक्टर को लाऊंगा और फिर और डिटेल होगा, लेकिन आज तो एल नीनो ही बताएंगे। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझने में और भी आसानी होगी, फिर आप पूरा मानसून एक बार में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इक्वेटोरियल वाटर करंट तो चली रही है, टेम्परेचर हालांकि इसकी वजह से भी थोड़ा बढ़ा रहता, लेकिन इतना नहीं बढ़ता, ये तो सामान्य दशा है। अब हम एल नीनो चलाएंगे। आइए, यही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। पिछले वीडियो में हमने अभी देखा है, जो अब सन की परपेंडिकुलर रेज, इन्हें जरूर ध्यान देना है। सन की परपेंडिकुलर रेज कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। थार डेजर्ट क्या हुआ है, गर्म हुआ है। तिब्बत का पठार भी गर्म हुआ है, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी गर्म हुआ है, और बेल्ट शिफ्ट होकर के आ गई यहां। तो अब ट्रेड विंड पार कर जाएगी इक्वेटर को पार करेगी और ये चलना चाहेगी उत्तरी गोलार्ध में, भारत की तरफ आएंगी ये ट्रेड विंड्स। सारी दशाएं वैसे ही हैं, यहाँ इवेपोरेशन हो चुका है, देखिए मैं पानी उड़ता हुआ दिखा रहा हूं, और यहाँ भी कॉन्वेक्शनली एयर उठ रही है। लेकिन अगर कुछ बदलाव हुआ है तो वो है कि इस वक्त चल रही है एल नीनो। मैं शो कर रहा हूं उधर, ये पेरू, ये दक्षिण अमेरिका, उसी में पेरू, ये इक्वेडोर, पेरू के तट पर इस वक्त चल रही है एल नीनो जलधारा। तो थोड़ा सा अगर एल नीनो पर कहीं डाउट हो कि कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे मैकेनिज्म इसकी पूरी, तो इसे आप पिछला वाला वीडियो अगर एल नीनो वाला देख लेंगे, जिसमें मैंने एल नीनो और ला नीना दोनों को एक्सप्लेन किया है, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ फिर जब एल नीनो आपकी ये चल जाएगी तो बस होना क्या है, एल नीनो क्योंकि इक्वेटोरियल वाटर ही है, ये पूरा भाग गर्म हो गया पानी का, अर्थ रोटेट हो रही है। ऐसे ही जब क्वांटिटी ये गर्म वाटर की क्वांटिटी यहाँ बढ़ी है तो कुछ पानी ये इधर चलना शुरू हो गया। हम प्रशांत महासागर में इस वक्त हैं और पैसिफिक ओशन में ये एक वाटर की करंट यहाँ भी चल रही है, और ये आ गए पापुआ न्यू गिनी में। ये वाटर करंट आकर के मिल गई किसमें, इक्वेटोरियल वाटर करंट में। और अब इसका पानी मिल गया है, ये पूरा मैंने एरो को डबल कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये एल नीनो का पानी भी इसमें ऐड हो गया। पहला पानी जो आ रहा था गर्म, वो भी था, एल नीनो का भी गर्म पानी मिल गया, तो क्वांटिटी बढ़ गई है गर्म पानी की, वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई है, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये इफेक्टिव होगा अब और ज्यादा। तो यहां आकर के जब ये गर्म पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है, एल नीनो का पानी भी आ गया, तो अब इसने क्या किया, यहां का टेम्परेचर बढ़ा दिया। कहां, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ट्रेड विंड आ रही थी, जो हमारा मानसून बनकर के चला था,
जो यहाँ से मॉइस्चर लेकर के हमारी तरफ आना है और आता ही है सामान्य दशाओं में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सन की परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होने के बाद भी या हैं वो, तो ताप तो यहाँ बढ़ रहा है, नॉर्मली जैसे बढ़ता है वैसे ही बढ़ा है। यहां से संवहन हो रहा है जैसे पहले होता आया है, हर साल होता है, अब भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन हर साल एलनीनो नहीं चल रही थी, एलनीनो वाला गर्म पानी यहां नहीं था। एलनीनो चलने पर गर्म पानी भी यहां है। अब देखिए, इधर भी हाई टेम्परेचर तो टेम्परेचर इधर भी हाई, इधर लो प्रेशर तो प्रेशर इधर भी कुछ हद तक लो, तो लो प्रेशर इधर भी है, ज्यादा लो प्रेशर इधर है। लेकिन अब दोनों लो प्रेशर के बीच का अंतर कम है, तो ऐसे में क्या होगा, जो मैंने अभी कहा था, ये ट्रेड विंड आएंगी तो सही, लेकिन इनकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर यहां भी बढ़ा हुआ है और अपने आप ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। और इधर का लो प्रेशर है तो उतना नहीं खींच पाएगा क्योंकि इधर भी तो खिंचाव बल है। अब तो आने वाली ट्रेड विंड्स ये आई, टकराई वेस्टर्न घाट से, ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। जब पढ़ाएंगे पूरा ऐसे बताएंगे, तब आगे बताएंगे। ये अरेबियन सागर वाली ब्रांच है और यहीं से इलायची पहाड़ी पर है महेंद्रगिरी, यहीं से डिवीजन होता है दोनों ब्रांच का। ये बे ऑफ बंगाल वाली है, ये आकर के यहाँ गारो खासी जयंतिया मेघालय में फंस जाती है और ये घूम रही होती है। इसीलिए खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी मासिनराम दोनों जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बनता है। और ये यहाँ से घूमते घूमते कुछ इधर होते हुए भी ऐसे फिर ये चली जाती है और ये दिल्ली में जाकर के दोनों मिल जाती है। इस तरह से बारिश हो रही होती है। लेकिन एल नीनो जब चली है तो उसने इनकी स्पीड ही कम की है, स्पीड कम की है तो टकराएंगी तो यहाँ माउंटेन से, लेकिन उठेंगी धीरे तो ऊंचाई तक ज्यादा जाएंगी नहीं, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएंगी, कंडेंसेशन कम होगा और कंडेंसेशन कम होगा तो बारिश भी कम होगी। तो एल नीनो जब चलेगी तो बारिश कम होगी, भारतीय मानसून प्रभावित होगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पेरू के तट पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है क्योंकि एल नीनो चलने से यहाँ ताप बढ़ गया है तो कन्वेक्शनली एयर उठ रही है और उठ रही तो तेज बारिश यहाँ हो रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की बारिश पेरू में शिफ्ट हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग फैक्टर काम कर रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, और हमारे यहाँ दूसरा फैक्टर काम कर रहा है। इसने दाब के अंतर को कम कर दिया एल नीनो जलधारा ने। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आपको लगती है या कोई डाउट है, कहीं ऐसा भी क्वेश्चन अपने ही बनने होते हैं ना कि मैं इस चीज को और जानना चाहता हूं, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए और थोड़ा दिक्कत ना आए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आएगी, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, लाइक करते हैं, और शेष तो आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा फिर भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।